हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस एक बार फिर से मिल गए हैं एक और बेहतरीन और लाजवाब सेशन के साथ। लेकिन सबसे पहले तो आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि असत्य पर सत्य की जीत का ये पावन जो त्योहार है वो आपके घर में खुशियां लेके आए। ठीक है, आपके घर में सुख और समृद्धि लेके आए। तो चलिए ज्यादा देरी हम नहीं करते, क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास के अंदर जो है हम क्या करने वाले, क्लास के अंदर जो बेहतरीन 25 क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, यानी कि 25 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 25 एमसीक्यू जो है वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले क्वेश्चन जो है स्पेशली दिल्ली पुलिस और जो जीडी का आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए रहेंगे। और बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे। एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन देता रहूं और आपको आंसर जो है वो अपनी तरफ से कर देना। लास्ट में आपको ये भी तय करना है कि आपका रिजल्ट जो है वो क्या बन रहा है। ठीक है, क्या कुछ आपका रिजल्ट जो है वो रह रहा है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा हम देरी नहीं करते। क्वेश्चन नंबर पहला जो आपको सामने आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है आपके सामने? Light ray enters the eye through an outer transparent structure at the front of eye is called, यानी कि आंख में प्रकाश किरणें आंख के सामने स्थित बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना। देखिए लेंस की बात करें, आइरिस की बात करें, कॉर्निया की बात करें या फिर ऑप्टिक नर्व की बात करें, देखिए यहाँ पर एक एक चीज की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? लेंस की बात करें। अगर लेंस की बात करें तो आंखों के अंदर जो लेंस होता है आपका वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस जो है वो आंखों के अंदर होता है, यानी कि उत्तल लेंस जो है वो आंखों के अंदर होता है, जिसकी नॉर्मल जो पावर है अगर आपसे पूछा जाए तो वो होती है आपकी 4 डायोप्टर की प्लस 4 डायोप्टर की जो है नॉर्मल पावर होती है। क्योंकि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर से जब पावर लेंस के हम निकालेंगे तो वो कितनी आएगी? प्लस 4 डायोप्टर आएगी, यानी कि नॉर्मल जो आंखों की पावर होती है वो कितनी डायोप्टर होती है। ठीक है, इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस ये जो है ये क्या काम करता है? इसका काम जो है वो इमेज बनाना है। और इमेज किसके ऊपर बनेगी जी? इमेज बनेगी आपके रेटिना के ऊपर। ठीक है, रेटिना या जिसको आप क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल बोलते हैं। ये जो आपका रेटिना है, रेटिना के ऊपर क्या बनती है? इमेज बनती है। और इमेज जो बनेगी वो कैसी इमेज बनती है? तो वो रियल इमेज बनती है और साथ में वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? वो वर्चुअल इमेज, सॉरी रियल इमेज बनती है और साथ में कैसी इमेज बनती है? रियल और कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड। रियल और कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बनती है। तो ये क्या रखेंगे अच्छे से माइंड में रखेगा, अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें आइरिस की, किसकी बात करें? आइरिस की अगर मैं बात करें आपके साथ, ठीक है, तो आइरिस देखिए, अगर आइरिस की बात करें तो आइरिस जो है वो क्या काम करता है? इस आइरिस का काम क्या है? आइरिस का काम है कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को जो है वो नियंत्रित करता है। प्यूपिल आपकी आंखों के अंदर जो होता है उसके साइज को नियंत्रित करना किसका काम है? आइरिस का काम है। और दूसरी बात अगर बात करें कलर ऑफ आईज की, ठीक है, कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ आईज, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा आंखों का जो ये वाला पार्ट है, आंखों के अंदर जो एक पार्ट है आपका बीच के अंदर, ठीक है, वो ब्लैक कलर का, वैसे तो कई कई लोगों का जो है ना वो ब्राउन से कलर का होता है। ठीक है, तो जो वो कलर बनता है आपका उसका पिगमेंट जो किसके पास होता है? आइरिस के पास। ठीक है, ये भी क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें कॉर्निया की, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर क्या है? आंसर आपका बनेगा कॉर्निया। आंसर बनेगा कॉर्निया, आपका क्या है? डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या काम है? आंख में प्रकाश किरणें आंख के सामने स्थित पारदर्शी संरचना के माध्यम से प्रवेश करती है। जो उस पारदर्शी संरचना जो है, जो आपकी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, उसी चीज को आप क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। और कॉर्निया क्या काम करता है? ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है? रिफ्लेक्शन करना और ज्यादातर लाइट का रिफ्रैक्शन करना भी। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करना इसी का काम है। ठीक है, रिफ्रैक्शन और ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर देता है और रिफ्रैक्ट भी यही करता है। ठीक है, तो क्या रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद आपका जो आई डोनेशन किया जाता है, ठीक है, आई जो डोनेट की जाती है, ये भी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आई डोनेशन के टाइम, ठीक है, आई जो आपकी डोनेट की जाती है, आई डोनेशन, ठीक है, तो आई डोनेशन के टाइम जो है वो क्या चीज आपकी डोनेट की जाती है? तो वो आपका डोनेट किया जाता है कॉर्निया। ठीक है, इसके अलावा जो आपका यूवी लाइट का फिल्टर है, ठीक है, यूवी फिल्टर,
तो ये भी यूवी फिल्टर भी आंखों के अंदर कौन कंट्रोल करता है, यानी कि यूवी लाइट कहीं आंखों के अंदर पहुंच के रेटिना को डैमेज ना कर दे या लेंस को खराब ना कर दे, तो उसके लिए जो आपका यूवी फिल्टर होता है वो भी किसके पास है, कॉर्निया के पास है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें ऑप्टिक नर्व की, किसकी बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं ऑप्टिक नर्व की, तो ये क्या काम करती है, ये आपका सिग्नल जो है वो रेटिना से उठाएंगे, ठीक है। रेटिना क्या काम करेगा, देखिए रेटिना के ऊपर जो भी इमेज बनेगा उसको रेटिना क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और इलेक्ट्रिक सिग्नल को ये ऑप्टिक नर्व जो है वो ट्रांसमिट कर देगा कहां तक, ब्रेन तक, ठीक है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन रेटिना के ऊपर है उसको पहुंचाने का काम किस तक, ब्रेन तक, ठीक है। कहां तक पहुंचाने का काम, ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसके पास है, आपके ऑप्टिक नर्व के पास, ठीक है। तो ये चीजें क्या रखेंगे, अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आंसर आपको क्या मिल रहा है, आंसर आपको मिल रहा है सी ऑप्शन है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द लेंस टाइप कॉमनली यूज्ड फॉर करेक्टिंग प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए, यानी कि जरा दूरदृष्टि जो है उसको ठीक करने के लिए। जरा दूरदृष्टि, पहली बात तो एक ऐसा दोष है आंखों का, ऐसा आपका दोष है आंखों का जो एज के साथ आता है, किसके साथ आता है, एज के साथ, यानी कि उम्र के साथ आने वाला एक दोष है आपका जरा दूरदर्शिता। अब इसके अंदर होता क्या है, प्रेस बायोपिया के अंदर जो हमारी आंखों की सिलेरी मसल्स जो होती है, ठीक है, सिलेरी मसल्स यानी कि जो आपकी पक्षमाभी पेशियाएं होती हैं, ठीक है। मैं बात करूं किसकी, सिलेरी मसल्स की, ठीक है। सिलेरी मसल्स जो आपकी होती है, ठीक है, पक्षमाभी जो पेशियां होती है, ठीक है, पक्षमाभी पेशियां, ये जो है ये अपना काम छोड़ देती है। ये क्या चीज कंट्रोल करती है, ये बनाती है लेंस की पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या बनाती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। आंखों की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो किसके कारण होती है, वो होती है आपके किसके कारण, सिलेरी मसल्स के कारण, ठीक है। और इस पावर ऑफ अकोमोडेशन को कंट्रोल करेगा आपको, यानी कि सिलेरी मसल्स बेसिकली काम क्या करती है, तो ये आंखों की जो फोकल लेंथ है, ठीक है, यानी कि आंखों के अंदर जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करने का काम किसके पास है, सिलेरी मसल्स के पास, ठीक है। यानी कि किसको कंट्रोल करती है, फोकल लेंथ को, किसको कंट्रोल करती है, फोकल लेंथ, ठीक है। लेंस की फोकल लेंथ को कंट्रोल करने का काम किसके पास है, इसका जो आपकी सिलेरी मसल्स है उसके पास है, ठीक है। तो सिलेरी मसल जो है अपना काम छोड़ देगी, तो लेंस जो है अपनी फोकल लेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि नजदीक की वस्तुएं या फिर दूर की वस्तुएं देखने में आपको क्या होगी, समस्या होगी, यानी कि आपका जो विजन है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। और इसके अंदर बायफोकल लेंस का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, बायफोकल लेंस जो है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। कौन सा लेंस, बायफोकल लेंस। और इसका इन्वेंशन अगर आपसे पूछे तो इन्वेंटेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है ये लेंस बनाया गया था, जिसके अंदर, अब इसके अंदर क्या होगा, इस लेंस, ये वाला जो लेंस है आपका बायफोकल लेंस है, इसके अंदर दोनों लेंस लगे होते हैं। इसके अंदर कॉन्केव लेंस भी होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका बायफोकल लेंस है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपका कॉन्वेक्स टाइप का होता है, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है कॉनकेव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कॉनकेव कर दिया जाता है। ऊपर वाले जो ऊपर वाला लेंस पार्ट होगा, इसका जो पावर होगा वो माइनस के अंदर होगा, और जो नीचे वाला है इसका पावर जो है वो किसके अंदर होगा, प्लस के अंदर होगा। तो इसीलिए इसके अंदर दो फोकस होते हैं आपके, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, बायफोकल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायफोकल लेंस बोलते हैं। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे, बायफोकल लेंस जो है उसका यूज किया जाता है किसके अंदर, प्रेस बायोपिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सिलेंड्रिकल लेंस की अगर बात करें, सिलेंड्रिकल लेंस एस्टिगमेटिज्म आपका एक दोष होता है, ठीक है, जिसको दृष्टि वैषम्य बोलते हैं, एस्टिगमेटिज्म। उसको ठीक करने के लिए आप लेंस कौन सा यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। एस्टिगमेटिज्म कब होता है, जब आपका जो कॉर्निया का साइज है, कॉर्निया का जो आपका आकार है वो निश्चित नहीं रह पाता, ठीक है। कॉर्निया का आकार के अंदर कहीं ना कहीं आपकी समस्या आ रही है, तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण एस्टिगमेटिज्म नाम का दोष आपको हो जाता है, और उसके लिए सिलेंड्रिकल लेंस लगाया है। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉनकेव लेंस की बात करें, तो ये तो आपको पता ही है। कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें तो अगर आपको हो गया हाइपरमेट्रोपिया, क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। और अगर मायोपिया हो गया तो मायोपिया के लिए आप कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस का आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन के अंदर मेरे ख्याल से इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following instrument is used in submarine to view object above sea level, यानी कि
कौन सा ऐसा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है किसके अंदर, सबमरीन्स के अंदर। किसके अंदर यूज किया जाता है, सबमरीन्स के अंदर, यानी कि पनडुब्बियों के अंदर जिसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो व्यू ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, यानी कि ऑब्जेक्ट को सी लेवल से ऊपर के जो ऑब्जेक्ट है उनको देखने के लिए। देखिए सबमरीन्स जो है आपको पता है पनडुब्बियां जो है वो पानी के अंदर जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका समुद्र का पार्ट है, ठीक है, ये मान लीजिए समुद्र है ये, तो पनडुब्बियां कहां चलेगी, समुद्र के अंदर चलती है, समुद्र की क्या चलती है, अंदर जाती है। अब बाहर कोई ऐसा पार्ट आ गया आपका, कोई चट्टान आ गई, तो उसको ये कैसे देख पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट कैसा यूज किया जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जो कि लगा दिया जाता है पनडुब्बी के ऊपर। इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है, ये देखिए इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो इसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है। और यहाँ पर क्या लगे होते हैं, यहाँ पर लगे होते हैं, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या लगे होते हैं, यहाँ पर लगे होते हैं प्लेन मिरर, क्या लगे होते हैं, प्लेन मिरर लगे होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा क्या कि यहाँ से जैसे आपकी ये वाली चीज जो है वो इस मिरर के अंदर दिखेगी और इस मिरर के अंदर दिखेगी, तो ये वाली चीज जो यहाँ पर इमेज बनेगी वो इस मिरर के अंदर दिखेगी, और यहाँ आंखें लगा लेंगे तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई दे जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे जाएगा। इसी चीज को आप क्या बोलते हैं, इसी चीज को आप पेरिस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, पेरिस्कोप बोलते हैं। और पेरिस्कोप जो है उसका यूज किया जाता है किसके अंदर, सबमरीन्स के अंदर, तो व्यू ऑब्जेक्ट अबाउट सी लेवल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे, डी ऑप्शन जो है क्वेश्चन में क्या बनेगा, राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है, Which of the following is also called the first law of thermodynamics? कौन से लॉ को आप थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम भी बोलते हैं, ठीक है, पहला नियम भी बोलते हैं। बॉयल्स लॉ को बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बोलते हैं, चार्ल्स लॉ को बोलते हैं, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या कहता है, वो कुछ इस प्रकार से कहता है कि जो भी आप हीट किसी सिस्टम को देंगे, जो भी हीट किसी सिस्टम को आप देंगे, वो हीट दो तरह से यूज होगी। एक तो वो हो सकता है कि इंटरनल एनर्जी को बढ़ाए, और दूसरा हो सकता है कि वो कोई प्रकटन करे। दूसरा क्या करे, वो कोई प्रकटन करे, यानी कि जो आप हीट देंगे उसका कुछ लॉस नहीं होगा, वो या तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकती है या फिर कोई प्रकटन कर सकती है, यानी कि हीट जो है वो आपकी खत्म नहीं हो सकती, उस हीट का आप कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे, ठीक है। और यही आपका कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपसे क्या कहता है, ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि एनर्जी ना तो आपकी खत्म की जा सकती है, ऊर्जा को आप ना तो खत्म कर सकते हैं, ना नई ऊर्जा को आप बना सकते हैं, बल्कि एनर्जी को आप एक रूप से दूसरे रूप के अंदर बदल सकते हैं सिर्फ, ठीक है। यही कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपका रिलेट करता है आपको किसके साथ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है, बी ऑप्शन क्या क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जिक्र किसने किया था, ठीक है, उसका जिक्र जो है किसने किया था, पास्कल ने किया था, माइकल फैराडे ने किया था, कोलम्ब्स ने किया है, या फिर जोसेफ हेनरी ने किया, या फिर किसने किया, जोसेफ हेनरी ने किया, ठीक है। तो अगर बात करें किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, पहली बात तो आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आपका चार्ज है, कोई आपका प्लस का चार्ज है या फिर कोई माइनस का चार्ज है, अब ये प्लस का चार्ज जो है ना, इसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जिसके अंदर इस चार्ज के प्रभाव को फील किया जा सकता है, उसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले दिया था माइकल फैराडे ने। किसने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था, ठीक है। तो अच्छे से इसको क्या रखेंगे, याद रखेंगे, माइकल फैराडे, ठीक है, माइकल फैराडे। अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड के रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका किसी चार्ज के आसपास का वह क्षेत्र जिसके अंदर आप उस चार्ज का जो इंटरेक्शन फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स है चाहे वो रिपल्सिव फोर्स है, उस फोर्स को आप फील कर सकते हैं। कोई दूसरा चार्ज अगर उस फील्ड के अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, वो उस चार्ज के फोर्स को फील करेगा, ठीक है। और उसी एरिया को या उसी आसपास के क्षेत्र को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। माइकल फैराडे इज द राइट आंसर। माइकल फैराडे ने सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की अवधारणा दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टू फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट
from opposite direction. If two forces act on object from opposite direction, then the magnitude of net force acting on it is the खालिस्तान of the magnitudes of the two forces. यानी कि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक बल आप इसके ऊपर ऐसे लगा रहे हैं, एक बल आप इसके ऊपर ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए F1 है और ये मान लीजिए क्या है, F2 है, और हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि F2 जो है वो ग्रेटर देन है F1 से, ठीक है। F2 जो है वो ज्यादा है F1 से। तो अगर हमें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे भाई? नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे अगर लग रहा है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे F2 माइनस में F1, F2 माइनस में क्या कर देंगे, F1 कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, F नेट आ जाएगा, F क्या आ जाएगा, नेट यहाँ पर आ जाएगा। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स होता है वो ma के बराबर होता है, और यही था आपका न्यूटन का सेकंड लॉ, क्या था न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। तो F2 माइनस क्या कर देंगे, F1 कर देंगे। यहाँ पर F2 को हमने बड़ा माना है, अगर F1 को हम बड़ा मान ले तो F1 कर देंगे, ठीक है। F1 को अगर बड़ा मान ले तो क्या कर देंगे, F1 माइनस में क्या कर देंगे, F2 कर देंगे। तो ध्यान रखेंगे क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following is characteristics of sound in is measured in hertz? यानी कि साउंड के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को आप हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। किसके अंदर, ध्वनि के निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज के अंदर मेजर किया जाता है? तो हर्ट्ज के अंदर मेजर किया जाता है आपका, देखिए ये हर्ट्ज जो है आपका, इसको आप क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, या फिर इसको बोलते हैं साइकिल पर सेकंड। क्या बोलते हैं, साइकिल पर सेकंड। और साइकिल पर सेकंड के अंदर आप किसको मेजर करते हैं, तो ये मेजर करते हैं आप फ्रीक्वेंसी को। इसको मेजर करते हैं साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी को आप हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं, यानी कि साइकिल पर सेकंड। और साइकिल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, आप हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप ये भी ध्यान रखेंगे कि एफ जो है उसके अकॉर्डिंग जो साउंड है वो तीन प्रकार के, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग साउंड जो है हमारे पास तीन प्रकार के, एक वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी एफ जो है वो आपकी क्या है, एफ जो है आपकी वो लेस देन 20 हर्ट्ज है। एक आपकी ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी बिलोंग करती है 20 हर्ट्ज से लेकर और 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 किलो हर्ट्ज तक। और एक ऐसी है जिसकी एफ जो है वो आपकी 20 किलो हर्ट्ज से क्या है, किलो हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इससे क्या है, ज्यादा है। अब ये तीन तरह की साउंड बनती है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक साउंड है आपकी, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड। अच्छा, उसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये इसको आप बोलते हैं ऑडिबल साउंड। क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड। और ये आपकी जो है इसको आप बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। देखिए इंफ्रासोनिक साउंड जो है वो हम नहीं सुन पाते, ठीक है। जो आपके कुत्ते हो गए या फिर डॉल्फिन हो गया, हाथी हो गया, ठीक है, तो ये वाले प्राणी जो है वो इंफ्रासोनिक को सुन पाते हैं। दूसरी बात अगर बात करें ऑडिबल की, तो हम सिर्फ क्या कौन सी आवाज सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर और 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज जो है वो ह्यूमन बीइंग आपकी सुन पाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड बोलते हैं। और अल्ट्रासोनिक की अगर बात करें तो अल्ट्रासोनिक में हम नहीं सुन पाते, जो आपके चमगादड़ जैसे हैं, ठीक है। चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और जब रिफ्लेक्ट होकर दोबारा उनके पास आती है वो साउंड, उसको डिटेक्ट भी करते हैं और अपना शिकार पकड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सोनार है, ठीक है, सोनार आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो सोनार के अंदर भी आप किस तरह के साउंड का यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड का जो है यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा भूकंपीय तरंगे जो है, सेस्मिक जो आपकी वेव्स होती है उनकी साउंड कैसी होती है, उनकी साउंड होती है इंफ्रासोनिक। कैसे होती है, इंफ्रासोनिक, ठीक है। तो ये भी क्या रखेंगे, साथ में ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका हर्ट्ज के अंदर क्या मेजर किया जाता है, तो वो मेजर किया जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, यानी कि ये ऑप्शन क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ये ऑप्शन क्या क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी आर द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एनर्जी, यानी कि किसी चीज की जो गतिज ऊर्जा है और प्लस में स्थितिज ऊर्जा है, तो उनसे कौन सी एनर्जी बनेगी। अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो कौन सी एनर्जी बनेगी, यानी कि ये कौन सी किसके घटक है। तो यहाँ पर देखिए
अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, कोई भी चीज है जिसकी काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी कब आएगी? जब कोई चीज आपकी मूव करेगी, अगर मूव करेगी तो उसके पास होगी वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, क्या लिखते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी तो उसको लिखते हैं एम जी एच, क्या लिखते हैं? एम जी एच। और जब हम मिला देते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी को तो ये बनती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बनती है? मैकेनिकल एनर्जी बनती है। तो याद रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, कौन सी एनर्जी बनेगी? मैकेनिकल एनर्जी बनेगी, ठीक है। सी ऑप्शन क्या क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही आंसर आपकी यांत्रिक ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा है और जो स्थितिज ऊर्जा है वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के वो घटक, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। If a force F is applied on a body which moves with a velocity of v in the direction of the force, then power will be, ठीक है। अगर F फोर्स आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है जो कि ऑब्जेक्ट है आपका v वेलोसिटी से चल पड़ा है, v वेग से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि उसकी पावर लिखने का तरीका क्या होगा। पावर लिखने का फॉर्मूला आपको बताना है, क्या रहेगा? एफ वी स्क्वायर रहेगा, एफ वी रहेगा, एफ डिवाइड बाय वी स्क्वायर रहेगा, एफ डिवाइड बाय वी रहेगा। ध्यान से देखिए, अगर पावर निकालनी है तो पावर, पहली बात तो पावर क्या होती है? पावर होती है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। वर्क डिवाइड बाय क्या होती है? टाइम होती है। और अगर बात करें वर्क की, किसकी बात करें? वर्क की अगर बात करें तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन होता है, ठीक है। और पावर क्या होती है? वर्क डन डिवाइड बाय टाइम होता है। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि मैं वर्क डन को कैसे लिख सकता हूं। पावर को अगर लिखना है तो पावर को लिख दिया मैंने फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में क्या लिख दिया? इनटू में लिख दिया डिस्प्लेसमेंट। और डिवाइड बाय क्या आएगा? डिवाइड बाय आएगा टाइम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, P इज इक्वल टू, फोर्स को तो अलग रख लिया, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। देखिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम की हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या होता है? ये होता है हमारी वेलोसिटी। ये क्या होती है? हमारी वेलोसिटी। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम? F इनटू में V, F इनटू में क्या लिख देंगे? V, या F फोर्स के लिए है और V किसके लिए है? वेलोसिटी के लिए। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया? F इनटू में V आ गया, यानी कि B ऑप्शन हमारा क्वेश्चन क्या है? राइट आंसर, ठीक है। B ऑप्शन क्या बिल्कुल सही आंसर। तो पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? F इनटू में V। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The hairs of shaving brush clings together when removed from water, यानी कि अगर आपके पास सेविंग ब्रश तो आपने देखा है, अगर उसको आप पानी से जैसे सेव करके आप उसको पानी के अंदर डालते हैं तो उसको साफ करने के लिए, और पानी से जैसे ही बाहर निकालते हैं तो उसके बाल जो है ना आपस में चिपक जाते हैं। या फिर हमारे सर के बाल जो है ना पानी लगा होता है जब, ठीक है, हमारे सर के बाल जब गीले होते हैं, सुबह सुबह नहाते हैं तो सर के बाल गीले होते हैं और गीले बाल जो है ना आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन अगर सूखे बाल हैं, सूखे बाल क्या होते हैं? आपस में चिपकते नहीं, सूखे बाल क्या अलग अलग रहते हैं, लेकिन गीले बाल आपस में चिपक जाते हैं। या फिर सेविंग ब्रश, जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेविंग ब्रश के बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं। चिपकने का कारण क्या है? तो चिपकने बेसिकली यहाँ पर कारण क्या है? वो है सरफेस टेंशन। वो क्या चीज है? सरफेस टेंशन। अब क्यों ये कारण है, एक बार के लिए इसको समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया ये ऑप्शन से, सरफेस टेंशन के कारण। अब ये सरफेस टेंशन क्या थी? तो कोई भी लिक्विड जो है वो ये चाहता है कि उसका सरफेस एरिया क्या रहे? मिनिमम रहे। सरफेस एरिया क्या रहे? मिनिमम रहे। तो सरफेस एरिया मिनिमम रखने के लिए वो सिकुड़ता, वो क्या करता है? सिकुड़ता है। और जब वो सिकुड़ता है तो आपके बालों पे लगा हुआ है वो लिक्विड, ठीक है, तो वो भी साथ में सिकुड़ जाते हैं आपके, और इसलिए वो चिपके हुए रहते हैं। इसलिए वो क्या रहते हैं? मिनिमम एरिया रखना है तो साथ साथ रहना पड़ेगा ना चीज को, ठीक है। तो मिनिमम सरफेस एरिया पाने के लिए लिक्विड ऐसा करता है, ठीक है। इस लिक्विड की जो यही वाली प्रॉपर्टी होती है इसको क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। अच्छा, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी जो किसी भी लिक्विड के अंदर कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है। किसकी वजह से? कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, ठीक है। कोहेसिव फोर्सेस जो है आपके, उसकी वजह से होती है किसी भी लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी। कोहेसिव फोर्सेस जिसको आप ससंजक बल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ससंजक बल भी बोलते हैं, ठीक है, ससंजक बल। तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण कोई भी लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन आता है, और उसी सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड का जो बाहरी सरफेस है वो ये चाहता है कि उसका सरफेस एरिया क्या रहे? मिनिमम रहे। और मिनिमम रखने के लिए वो सिकुड़ता है। क्या करता है? सिकुड़ता है। इसीलिए बारिश की बूंदे जो है उसका जो आकार है वो स्फेरिकल टाइप का होता है, ठीक है। तो ये गोल आकार जो क्यों होता है? तो इसका भी आंसर सेम है आपका, सरफेस टेंशन या सतह तनाव, या क्या बोलते हैं? सतह
तनाव। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे, इसको अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following intermolecular forces enables us to write on blackboard with chalk। देखिए पहले आजकल तो ये आपका सामने डिजिटल बोर्ड चल रहे हैं, ठीक है, आजकल क्लासरूम के अंदर डिजिटल बोर्ड का यूज करने लगे क्योंकि डिजिटल युग आ गया भाई, डिजिटल बोर्ड का यूज करने लगे। लेकिन पहले के टाइम की अगर बात करें तो वहां पर चौक वाले बोर्ड यूज हुआ करते थे। अब चौक वाले बोर्ड यूज हुआ करते थे तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि चौक जो है उससे बोर्ड पर लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, कौन से फोर्सेस लिखने में मदद करेंगे। देखिए एक होते हैं आपके कोहेसिव फोर्सेस, एक क्या होते हैं आपके कोहेसिव फोर्सेस, जैसे कि ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। एक है आपके एडहेसिव फोर्सेस। अब ये एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, ये आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। क्या लगते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स जो आपके होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस आपके लगते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। और जो आपके सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, सेम जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लगते हैं वो आपके होते हैं कोहेसिव फोर्सेस। क्या लगते हैं, कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। अब एक तो हमारे पास चौक है और एक हमारे पास क्या है, बोर्ड है, ठीक है। अब चौक का मटेरियल और बोर्ड का मटेरियल तो डिफरेंट है, ठीक है। तो कौन से फोर्सेस चाहिए है ना, ठीक है, तो कौन से फोर्सेस चाहिए, एडहेसिव फोर्सेस। किसके कारण, एडहेसिव फोर्सेस के कारण। एडहेसिव फोर्सेस के कारण जो चौक है उसका जो मटेरियल है वो ब्लैक बोर्ड के मटेरियल के ऊपर चिपक जाता है आपका, ठीक है, और जिसके कारण जो है वो लिखना संभव है, लिखना क्या है, संभव है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अच्छा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है वो किसके कारण होती है, तो वो होती है आपके एडहेसिव फोर्स के कारण। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी, सरफेस जो आपकी टेंशन है, ठीक है, सरफेस टेंशन वो किसके कारण होती है, वो होती है आपकी कोहेसिव फोर्सेस के कारण। अच्छा इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि दीवारों पर जो पेंट करते हैं ना तो उसके अंदर फेविकोल ऐड किया जाता है। तो फेविकोल क्या काम करता है, फेविकोल बेसिकली दीवार और जो आपका पेंट है उसके बीच के जो एडहेसिव फोर्सेस है उनको इंक्रीज कर देता है ताकि पेंट जो है वो दीवार के ऊपर चिपका रहे सालों साल तक, ठीक है, यानी कि वो जाए ना। तो उसकी वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, पेंट के अंदर फेविकोल ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which set of condition represent the easiest way to liquefy a gas, ठीक है, किसी गैस को लिक्विफाई करने का जो easiest way है वो कौन सा है, ठीक है, easiest way जो है वो कौन सा है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा है यहाँ पर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। एक चीज यहाँ पर कॉमन चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल आपका नहीं है, ठीक है। आप लगभग आपने देखा होगा आपके घर में है एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर आपने आपके घर में देखा होगा। एलपीजी जो आपके डोमेस्टिक सिलेंडर होते हैं उनके अंदर एलपीजी भी होती है। एलपीजी का जो मेन कंपोनेंट है आपको ब्यूटेन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 55 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है, 55 किलो जूल क्या होती है पर ग्राम, ठीक है। तो आपने देखा होगा एलपीजी सिलेंडर, और कभी आपने ऐसा भी देखा होगा एलपीजी सिलेंडर से जब आपका लीकेज हो जाता है या फिर आप उसके पिस्टन को जब नीचे प्रेस करते हैं तो गैस जो निकलती है ना बड़ी ठंडी गैस निकलती है, ठीक है, बड़ी जो ठंडी गैस है वो निकलती है और हाई प्रेशर से निकलती है, हाई प्रेशर से निकलती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो सिलेंडर के अंदर गैस भरी गई थी उस टाइम के अंदर टेम्परेचर को कहीं ना कहीं लोएस्ट रखा गया था और प्रेशर को क्या रखा गया था, हाई रखा गया था, ठीक है। इसीलिए वो गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गई, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, देखिए पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये क्या है, ये आपके इजीएस्ट वे है, किसी गैस को आपको लिक्विफाई करना है, किसी गैस को आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर लेके आना है तो आपको प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। प्रेशर हाई रखने से वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम गैस का कम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक लो है आपका जिसको आप बोलते हैं बॉयल्स लो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर प्रेशर को आप हाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद बात करें अगर लो टेम्परेचर की, तो एक आपका चार्ल्स लो है जो कहता है कि वॉल्यूम कम अगर करना है तो टेम्परेचर को भी कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो ध्यान में रखेंगे कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्या है, एक बेस्ट कंडीशन है किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए, ठीक है, निम्न ताप और उच्च दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, is used to detecting the concealed current carrying conductor in a wall
यानी कि किसी दीवार में छिपे विद्युत धारावाही चालक का पता लगाने के लिए विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है। क्या है कि कई बार क्या होता है, आजकल अंडरग्राउंड जो फिटिंग है वो आपकी होती है, ठीक है। कई बार हमें पता नहीं होता कि यहाँ पर वायर है, ठीक है। अगर हमें कोई दीवार के साथ कोई कार्य करना है, ठीक है, मान लीजिए कोई फोटो हमें लगानी है, तो हमें क्या पता कहाँ सी वायर है। तो अगर वायर हमें चेक करना है, जो किसी दीवार के अंदर किसी वायर का पता लगाना है कि यहाँ पर इस दीवार के अंदर वायर हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, करंट का एक जब भी आपका चार्जेस किसी वायर के अंदर चलते हैं या फिर चार्जेस किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर चल रहा है। और जब चार्जेस आपके फ्लो करते हैं तो अपने चारों तरफ वो क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। यानी कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और अगर करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ कर दे, हम क्या कर दे, हम कुछ ऐसा कर दे कि जो आपका मैग्नेटिक कंपास है वो उसके पास अगर लेके आए तो मैग्नेटिक कंपास क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जिससे हमें पता चल जाएगा कि दीवार के इस दीवार के अंदर यहाँ पर जो है वो कोई ना कोई वायर मौजूद है, ठीक है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, ये माइंड में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। कौन सा इफेक्ट है जी, कौन सा इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कौन सा इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपके एक साइंटिस्ट थे जिसको आप बोलते हैं सर हेंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, और हेंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने क्या बताया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड से आप चेक कर सकते हैं, किसको चेक कर सकते हैं जी किसको चेक कर सकते हैं, जो आपका कि करंट कैरिंग वायर है, कहीं पर आपको पता चल जाए, पता चल सकता है कि यहाँ पर आपका करंट कैरिंग वायर है किसी दीवार के, ठीक। चलिए, तो वो कौन सा इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट, किसने बताया, सर हेंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वाज एक्सप्लेन्ड बाय, यानी कि लाइट के स्पेक्ट्रम को देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट यहाँ पर पूछा गया है, आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं पूछा गया है। दो तरह के स्पेक्ट्रम आपने पढ़े, एक है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम और दूसरा है आपका स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो लाइट के स्पेक्ट्रम को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो वो पढ़ा था आपके सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है, जो कि आपको बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। बी ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर है, सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने आपके स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को सबसे पहले पढ़ा था। इसके अलावा जो आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। इसके अलावा आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने बहुत सारे और भी लोग दिए, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें या फिर लॉ ऑफ मोशन की बात करें, ठीक है। तो ये भी किसने दिए, ये भी आपके न्यूटन ने दिया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अच्छा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है उसको सबसे पहले पढ़ा था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की अगर बात करें, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है उसको सबसे पहले पढ़ा था किसने, नील बोर ने, ठीक है, जिन्होंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया था। किसका बनाया था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया था, ठीक है। किसका स्पेक्ट्रम बनाया, हाइड्रोजन का। ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन की यहाँ पर बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही फेमस आपके साइंटिस्ट हैं, जिनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डिस्कवरी है उसके लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या रखेंगे, अच्छे से माइंड में रखेंगे। गैलीलियो के बारे में कौन नहीं जानता, गैलीलियो जो है उन्होंने टेलीस्कोप को, सबसे पहले टेलीस्कोप बनाने वाला साइंटिस्ट क्या थे, गैलीलियो थे। और पहले जब ये मानते थे ना लोग कि चंद्रग्रहण लगता है, कि चंद्रग्रहण जब लगता है तो कोई राहु नाम का राक्षस है जो कि चंद्रमा को निगल जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो आपके लॉजिक्स थे लोग लगाते थे, लेकिन गैलीलियो ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये एक लाइट का फिनोमेना है, ये क्या है, लाइट का एक फिनोमेना है, ठीक है। लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी के कारण जो है वो आपके ग्रहण लगते हैं, तो वो है आपकी रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि लाइट हमेशा सीधी रेखा के अंदर चलती है, इसीलिए ग्रहण आपके लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या लग जाते हैं, आपके ग्रहण लग जाते हैं। जो आपकी छाया बनती है, शैडो बनती है, वो भी इसी कारण से बनती है, लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। Splitting of spectral line into several components in presence of static magnetic field, यानी कि जो आपका स्पेक्ट्रम बनाया गया था, जो स्पेक्ट्रम बनता है आपका, ठीक है, अगर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो वो लाइनें जो है उसकी क्या कर जाती है, स्प्लिट कर जाती है। और इसी स्प्लिटिंग को आप क्या बोलते हैं, जीमान इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीमान इफेक्ट बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिट कर जाता है, क्या कहलाता है, जीमान इफेक्ट।
कहलाता है। तो याद रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन जो है क्वेश्चन में क्या है, राइट आंसर है। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है when a body A is thermal equilibrium with another body B, एक कोई बॉडी A है जो कि बॉडी B के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी C, यानी कि A जो बॉडी है वो B के साथ भी है और C के साथ भी, दोनों के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। देन बॉडी B एंड C विल आल्सो बी थर्मल इक्विलिब्रियम, दिस इज, यानी कि क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, ये कहा गया है कि अगर बॉडी ए है, मान लीजिए क्या है, बॉडी ए है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, बॉडी, एक बॉडी है ए, एक बॉडी क्या है, ए, ठीक है, एक बॉडी ए है जो कि क्या क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है बॉडी बी के साथ, किसके साथ, बॉडी बी के साथ, और ये थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है बॉडी सी के साथ भी। तो B और C भी थर्मल, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर, तो B और C भी आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगी। इसी चीज को आप क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ये ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। यानी कि जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है और दूसरी बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो पहली और तीसरी भी क्या होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगी, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग, देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल, यानी कि किसी वायर की लेंथ को हमने स्ट्रेच कर दिया, यानी कि खींच के डबल कर दिया, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दो तरह के यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर वायर की लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए रेजिस्टेंस के लिए आर के लिए अगर फॉर्मूला लिखे, आर इज इक्वल टू, वो होता है रो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यानी कि आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के, और आर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी वायर है, जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, वायर है, ये है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और ये है आपकी लेंथ, ये क्या है आपकी ये वायर की लेंथ है, ठीक है, ये वायर क्या है, लेंथ। तो लेंथ को अगर डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस सीधा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लेंथ को अगर डबल करेंगे तो आर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऐसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर डबल करेंगे तो आर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर एक नाम ऐड कर दिया गया, क्या क्या नाम ऐड किया गया, स्ट्रेचिंग, यानी कि खींचकर किया है आपने। अगर आप मान लीजिए इस वायर को आप खींचेंगे तो वायर लेंथ बढ़ने के साथ साथ जो आपकी वायर की मोटाई है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, वो मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर सीधा बोला जाए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका डबल कर दिया या फिर लेंथ आपकी डबल कर दी, तो सीधा बोला जाए तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर स्ट्रेचिंग की गई है यानी खींचा गया है, तो अगर लेंथ आपकी डबल हो जाएगी, यानी कि एल क्या बन जाए, 2l बन जाएगी, तो a जो है वो क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, वायर पतली हुई है, वायर क्या हुई है, पतली हुई है, वायर की लेंथ आपकी बड़ी है, तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ने वाला है, इंक्रीज ही करने वाला है। तो इंक्रीज करेगा, देखिए इंक्रीज करके 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, देखिए 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान रखें कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। इसको आप निकाल भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि पुराना रेजिस्टेंस हमारा ये था, पुराना जो आपका प्रतिरोध था, पुराना जो रेजिस्टेंस था वो ये था, ठीक है, इसको आर बोल दिया मैंने। अब जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, देखिए नया रेजिस्टेंस अगर निकालें तो वो क्या होगा, आर इज इक्वल टू, रो तो सेम ही रहेगा क्योंकि वायर सेम है, डिवाइड बाय a/2, डिवाइड बाय a/2, तो a/2 के अंदर से 2 ऊपर आ जाएगा आपका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रो L इंटू में 4, इंटू में क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय a। ये देखिए ये पुराना रेजिस्टेंस है आपका, रो L अपॉन a, इसका क्या होगा, 4 गुना हो गया, इसका क्या हो गया, 4 गुना हो गया, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The minimum energy required to eject an electron from the metal surface, अगर किसी मेटल सरफेस से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है
उसी चीज को आप क्या बोलते हैं, उस चीज को आप क्या बोलते हैं। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज, बड़े बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज किसके अंदर होते हैं, देखिए ऑप्शन के अंदर क्या देखा, ऑप्शन के अंदर देखा आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आपको किसी एटम से निकालना है, किसी एटम के लास्ट ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, उसके लिए जितनी एनर्जी दी जाती है उसको आप आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखें, यहां पर एटम की बात नहीं है, यहां पर मेटल सरफेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मेटल सरफेस की बात हो रही है। तो मेटल सरफेस के अंदर से देखिए, जो आपका सरफेस है मेटल का, उसके अंदर मेटल के अंदर तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेटल के अंदर तो मेटल के अंदर तो बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है तो इसको क्या देनी पड़ेगी, इसको हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, इसको हीट देनी पड़ेगी। और उस हीट देने से ये इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा, इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट करेगा। तो जितनी हीट यहाँ पर हम देंगे उसको, उस चीज को आप क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। यानी कि डी ऑप्शन जो क्वेश्चन क्या है, राइट आंसर है वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, कार्य फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, कार्य फलन बोलते हैं, यानी कि वर्क फंक्शन बोलते हैं। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी और वर्क फलन, ये जो वर्क फंक्शन है, ये दोनों अलग अलग चीजें। आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ एक एटम के लिए, किसके लिए, सिर्फ एक एटम के लिए, ठीक है। एक एटम के लास्ट ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए उसको आप आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन अगर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है तो उसके लिए आपको चाहिए वर्क फंक्शन। क्या चाहिए, वर्क फंक्शन चाहिए। ध्यान रखें कार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a light and heavy body have equal kinetic energy, which one have greater momentum? एक लाइट और हेवी बॉडी, यानी कि एक हल्की और एक भारी वस्तु है आपके पास, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो है बराबर है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन बनाएं तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, बराबर होता है आपका हाफ mv स्क्वायर। और अगर हम मोमेंटम की बात करें, p की बात करें, तो वो बराबर होता है आपका m इंटू में v, m इंटू में v। तो यहां पर अगर बात करें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन की, तो p इज इक्वल टू क्या बनेगा, p इज इक्वल टू बनेगा आपका अंडर रूट 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी, अंडर रूट 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर ये काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों बॉडीज क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जो बॉडी आपकी भारी होगी, जो बॉडी आपकी भारी होगी, उसका मोमेंटम सीधी सी बात है क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। देखा काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज की बराबर है, तो इसका मोमेंटम मान लेते हैं p1 है, जो क्या है m1 और m2 मास मान लेते हैं। m1 और m2 क्या है, दोनों बॉडीज का मास है। m2 जो है वो ग्रेटर देन मानते हैं m1 है। तो अगर p1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 2m1, काइनेटिक एनर्जी तो बराबर है दोनों की। और p2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2m इंटू में m2। और m2 अगर ज्यादा है m1 से तो p2 क्या होगा, ज्यादा होगा p1 से। तो ध्यान रखेंगे, जो आपकी हैवी बॉडी होगी उसका मोमेंटम क्या होगा, उसका मोमेंटम आपका ज्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है आपसे कि अगर दोनों का मोमेंटम बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जो आपकी हल्की बॉडी है, ठीक है, जो आपकी क्या है, हल्की बॉडी है। ध्यान रखेंगे कि अगर मोमेंटम की बात की जाए तो हैवी, अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो हैवी बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा, और लाइट बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। जबकि अगर ऐसा बोला जाए कि दोनों का मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी लाइट बॉडी जो आपकी होगी, यानी कि जो हल्की वस्तु होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन व्हेन अ शिप एंटर्स अ सी फ्रॉम अ रिवर, यानी कि एक शिप जो है वो आपका सी से किस में आ रही है, रिवर के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन शिप एंटर्स अ सी फ्रॉम अ रिवर, ठीक है। देखिए रिवर से कहां आ रही है, रिवर सी के अंदर आ रही है, यानी कि नदी से कहां आ रही है, सागर के अंदर आ रही है। नदी से कहां आ रही है, समुद्र की तरफ जा रही है। जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो उसके साथ क्या होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे कि समुद्री जो आपका पानी होता है, समुद्री पानी के अंदर क्योंकि साल्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, साल्ट अगर है पानी के अंदर तो उस पानी की डेंसिटी एज कंपेयर टू प्योर जो आपका वाटर होता है जिसके अंदर साल्ट नहीं है, उससे क्या होती है, ज्यादा होती है। और नदियों का जो पानी होता है उसके अंदर साल्ट नहीं होता, जबकि समुद्री पानी के अंदर क्या होता है, साल्ट होते हैं। तो डेंसिटी जो समुद्र उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नदी का पानी। तो इसलिए जब आपका नदी से कोई जहाज समुद्र के अंदर जाएगा तो वो अपनी लेवल से जितना वो पहले दबा हुआ था उस लेवल से आपका थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, किसके कारण, पानी की डेंसिटी के कारण। तो क्या होगा, इट राइजेस अ लिटिल, ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ऊपर उठता है, ये थोड़ा सा ऊपर क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। जो अपना एक्चुअल इसका लेवल था
किसके अंदर, नदी के अंदर, उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ के चलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। यही कारण है आपका, ठीक है, एक रील भी मैंने बनाई थी कि अगर आपने आपका एक नॉर्मल वाटर है उसके अंदर अंडा जो है वो डूब जाता है, लेकिन अगर आप उसी पानी के अंदर साल्ट ऐड कर दे, यानी कि नमक उस पानी के अंदर आप ऐड कर देते हैं, तो फिर अंडा जो है वो तैरने लगता है। ठीक है, तो उसका कारण भी क्या है, यही है, क्योंकि साल्ट के कारण पानी की डेंसिटी जो है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ पावर इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के अंदर पावर की यूनिट क्या है, वैसे तो आप नॉर्मली जानते हैं, और जब भी एक क्वेश्चन आया बच्चा डायरेक्ट इसका आंसर करता है वाट, लेकिन नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या पूछा गया आपसे, सीजीएस यूनिट पूछा गया, क्या पूछा गया, सीजीएस सिस्टम के अंदर आपसे यूनिट पूछी गई है, तो वाट आपको आंसर नहीं करना है, क्योंकि वाट जो है वो ऐसा यूनिट है, वाट क्या है, ऐसा यूनिट है पावर की। ठीक है, ऐसा यूनिट जो पावर की है वो क्या है, आपकी वाट है। लेकिन सीजीएस के अंदर अगर बात करें तो देखिए पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है आपका वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। और वर्क की जो सीजीएस यूनिट है वो क्या होती है, वो होती है अर्ग, और टाइम की क्या होती है, टाइम की होती है सेकंड। तो पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी अर्ग पर सेकंड, अर्ग पर सेकंड। और अर्ग पर सेकंड को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अर्ग पर सेकंड। ध्यान रखिएगा पावर की यूनिट क्या बनेगी यहाँ पर, अर्ग पर सेकंड, क्या बनेगी, अर्ग पर सेकंड। ठीक है, बी ऑप्शन क्या क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की स्पीड को कौन रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर साउंड वेव की स्पीड को कौन रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ गुणा में फ्रीक्वेंसी, या फिर 2 इनटू में वेवलेंथ गुणा में फ्रीक्वेंसी, या फिर वेवलेंथ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, या फिर वेवलेंथ गुणा में फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2। देखिए ये तो आपके दो ऑप्शन तो नहीं बन सकते, क्योंकि 2 का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं। देखिए अगर बात करें स्पीड ऑफ साउंड की, किसकी बात करें, स्पीड ऑफ साउंड की, तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी कोई चीज आपको ऐसे रटनी नहीं है। देखिए स्पीड का फॉर्मूले की बात करें, देखिए यूनिट से आप करें अगर, तो स्पीड का जो फॉर्मूला आपका होता है, स्पीड का फॉर्मूला वो क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर बनेगा तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड। क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड। देखिए वेवलेंथ जो होती है उसकी यूनिट होती है मीटर, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1/सेकंड, या फिर आपकी साइकिल पर सेकंड। क्या होती है, साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। ध्यान रखेंगे क्या होती है, साइकिल पर साइकिल पर सेकंड, तो 1/सेकंड। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा, सेकंड। तो यहां पर अगर मीटर की मल्टीप्लाई करेंगे 1/सेकंड, तो सेम बनेगा आपका मीटर पर सेकंड। क्या बनेगा, सेम आपका मीटर पर सेकंड बनेगा। इसलिए ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन में क्या है आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन में क्या बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, क्या बनती है साउंड वेव की अगर स्पीड निकाले तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला उसका बनेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वेवलेंथ लैम्डा इनटू में एफ बराबर क्या होता है, वी होता है। और ये फॉर्मूला होता भी है, ये फॉर्मूला होता भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा आप यूनिट से कर सकते हैं, आपको कोई चीज जो है वो रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काज ऑफ रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन का कारण क्या है। ठीक है, रेनबो आपका फॉर्मेशन जो होता है, रेनबो की अगर बात करें तो बारिश के बाद जो है, बारिश होने के बाद जो है वो आसमान में आपको कुछ कलर नजर आते हैं, कलर के आपके कलर नजर आते हैं, उसी चीज को आप क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर बारिश बनता है। ठीक है, एक चीज और होती है, हमेशा सन से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बनता है, सन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बनता है। जिस साइड सन है उस साइड कभी भी रेनबो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, रेनबो बनने का कारण जो है वो क्या है, तो रेनबो बनने का कारण है आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन। देखिए ये तीनों ही कारण क्या है आपके रेनबो बनने के। रेनबो के अंदर आपका TIR भी होता है, जिसको आप बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए रेनबो जब आपका बनता है, तो रेनबो का बनता है जब आपकी बारिश की कोई बूंद आपकी एनवायरनमेंट के अंदर रह आती है, और जैसे ही सन का लाइट आपका आके गिरता है इसके ऊपर, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, लाइट क्या हो जाता है, लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो जाता है, लाइट ऐसे बेंड कर जाती है आपकी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, TIR। ठीक है, यहाँ पर आ गया रिफ्लेक्शन, यहाँ पर हो गया आपका TIR, और TIR होने के बाद लाइट आपकी फिर से यहाँ पर जाती है, और यहाँ पर फिर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाता है, और लाइट आपकी ऐसे बाहर आ जाती है। इसी चीज को आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर जैसे बाहर आती है लाइट, तो यहाँ पर आपको कलर दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, कलर आपके दिखाई देते हैं। इसी चीज को आप क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। तो कलर भी स्प्रेड करते हैं। TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर हो रहा है,
और रिफ्रैक्शन भी यहाँ पर हो रहा है, तो ये तीनों ही क्या बनते हैं, कारण बनते हैं आपके किसके, रेनबो फॉर्मेशन के। अगर आपको तीनों में से कोई एक चीज दी गई है तो यहाँ पर आपको डिस्पर्जन मिलेगा, क्या मिलेगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following principle is associated with optical fiber? ऑप्टिकल फाइबर के साथ कौन सा जो है प्रिंसिपल एसोसिएटेड है, यानी कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित है, कौन सा सिद्धांत जो है ऑप्टिकल, यानी कि ऑप्टिकल जो फाइबर है आपके प्रकाशीय जो आपके रेसी हैं वो किस प्रिंसिपल पे आपके काम करती हैं, ठीक है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो है उसके अंदर होता है TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पे आपके काम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर आपके ऐसे वायर्स है आपके जिससे आपका सिग्नल जो है वो लाइट की स्पीड से आगे पहुंचता है, ठीक है। और आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात करें, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात करें तो वो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस स्पीड से आपके सिग्नल क्या करते हैं, ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, किसकी मदद से, ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से, किसकी हेल्प से, ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से। और ऑप्टिकल फाइबर किसके ऊपर काम करता है, TIR के ऊपर, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, यानी कि वह डिवाइस कौन सी है जो क्या काम करती है, किसी भी इलेक्ट्रिक जो आपका परिपथ है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक जो सर्किट है आपका उसके अंदर करंट को लिमिट कर देती है, करंट की लिमिट बना देती है, ठीक है। तो वो कौन सी चीज है, तो वो है आपका फ्यूज वायर, क्या है आपका फ्यूज वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन में क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। देखिए फ्यूज वायर जो है उसका स्पेशली यूज किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर करंट को लिमिटेड करने के लिए। अगर आप कभी फ्यूज लेके आए मार्केट से तो आपने जरूर देखा होगा कि फ्यूज के ऊपर ऐसे लिखा होता है 3 एम्पियर का फ्यूज है, 5 एम्पियर का है, 10 एम्पियर का है। तो क्या होगा कि अगर 10 एम्पियर से ऊपर का करंट किसी सर्किट के अंदर आ गया तो फ्यूज वायर जो है वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है फ्यूज वायर का यूज करते हैं किसके लिए, किसी भी सर्किट के अंदर करंट को लिमिटेड करने के लिए आप फ्यूज वायर का यूज करते हैं। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है, फ्यूज वायर जो आपके बनाए जाते हैं उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होती है, रेजिस्टिविटी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। लेकिन फ्यूज वायर जो होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, क्योंकि बहुत पतला वायर जो है वो फ्यूज वायर के रूप में यूज किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे लो रेजिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस का वायर जो है वो फ्यूज वायर के रूप में हम यूज करते हैं, ठीक है। और फ्यूज वायर आपका किसके ऊपर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ लाइट के ऊपर, किसके किस प्रिंसिपल क्या है इसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ लाइट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करने वाला ये आपका डिवाइस है। अच्छा हीटिंग इफेक्ट किसने दिया था, तो ये दिया था जूल ने, ठीक है। और फॉर्मूला है आपका H = I² RT, H = I² RT। जैसे ही I आपका ज्यादा होगा हीट आपकी ज्यादा बनेगी, और हीट ज्यादा बनेगी तो फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कम होता है। और मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा तो फ्यूज वायर आपका जल जाएगा, और फ्यूज वायर जलने से सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जिससे आपका पूरा सर्किट ब्रेक होने के बाद उसके अंदर करंट जो है वो बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बेसिस के ऊपर काम करता है आपका फ्यूज वायर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे जो 25 आपका क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक क्वेश्चन था, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं कि आपको नेक्स्ट जो आपका जो भी एग्जाम है दिल्ली पुलिस का है, जीटी का है, या फिर आप सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर मिलेंगे, ठीक है। पहले ही ऐसा हुआ है कि जितना मैंने बोर्ड पे करवाया है वो डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर मिला है, और उम्मीद करता हूं कि अब की बार भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ठीक है हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और एक बार आपको दिवाली की फिर से ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और चलिए तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, टिल देन टेक केयर।